हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हिंदी वर्जन वाले ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज में, जिसमें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डुअलिज्म और डाइकोटमी का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है पहले तो आपके रिवीजन के काम आएगा, क्योंकि हमारी सारी यूट्यूब वीडियोस रिवीजन के लिए बनाई जाती हैं। कम समय में कॉन्सेप्ट को अगर आपको रिवाइज करना है तो ये वीडियोस आपके काम आएंगी। और अगर आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन किसी कोर्स के लिए करना है तो वो सारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट thegioecologist.com पे अवेलेबल है। उस पर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, और हमारे ई बुक्स जो है वो geographyebooks.com पे अवेलेबल है, और सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये डाइकोटमी क्या होता है, डुअलिज्म क्या होता है, और डुअलिज्म का असर ज्योग्राफी में क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारे सब्जेक्ट में आज भी आप ये डिवीजन देखते हैं कहीं ना कहीं, कि कहीं फिजिकल ज्योग्राफी है तो कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी है। विद इन फिजिकल ज्योग्राफी भी कहीं डिडक्टिव अप्रोच है तो कहीं इंडक्टिव अप्रोच है, कहीं इडियोग्राफी है तो कहीं नोमोथेटिक अप्रोच है। तो ये क्या चीजें हैं, इसको कैसे सिंपलिस्टिक तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। एक लाइक प्रेस करना ना भूलिए, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो आइए सीखते हैं डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो शब्द लिखे गए हैं, डुअलिज्म लिखा गया है और डाइकोटमी लिखा गया है। तो डुअलिज्म का अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे मतलब देखूं, यहाँ पे लिखा है वे ऑफ थिंकिंग विच एक्सप्लेन्स फिनोमेना बाय एजम्पशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट एलिमेंट। तो डुअलिज्म में ये जो इज्म लगा हुआ है, यानी ये एक तरीके का आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है। तो उस वे ऑफ लाइफ में या उस विचारधारा में हम कैसे देखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, तो उसमें देखते हैं कि दो अलग अलग चीजें जो इंडिपेंडेंट हों और उसके एब्सोल्यूट एलिमेंट्स हों, जो आपस में एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट हो या एक दूसरे से ठीक भिन्न हो, वो साथ एग्जिस्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये यिन यांग का जैसा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये जो वे ऑफ थिंकिंग है ये बड़ी कॉमन है। तो एक तरीके से ये जो आइडिया है ये बहुत पुराना है। आप माइंड और मटेरियल के बीच में जो डिफरेंस है, जहाँ पे प्लेटो की फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, हमारा इंडियन फिलॉसफी है, तो आपको आइडियलिज्म, न्यूट्रल मोनिज्म, मटीरियलिज्म, डुअलिज्म, ये जितने भी इज्म्स हैं, आप फिलॉसफी के अगर विद्यार्थी होंगे तो आप समझते होंगे। वैसे हमें आइडिया ये लेना है कि ये डुअलिज्म एज एन आइडियोलॉजी है, तो ये देखने का नजरिया तो है, ये एक तरीके का चश्मा है। इसके थ्रू आप किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको दो भिन्न हिस्से दिखेंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे ही अब बात करते हैं डाइकोटमी की। तो डाइकोटमी एक जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और ग्रीक और लैटिन में इसका मतलब डिवाइडिंग इनटू टू, किसी भी चीज को दो हिस्से में बांट देना। राइट, ये चीज होती है डाइकोटमी, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। और जो दोनों पार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से भिन्न हो। राइट, अगर हम इस तरीके से बांट दें कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रुप्स में किसी चीज को, तो उसको हम डाइकोटमी बोलते हैं। अब बात उठती है कि ज्योग्राफी में हम ये क्यों पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में इसका क्या रोल है। तो ध्यान रहे कि जब हमने पूरी ज्योग्राफिकल थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट, सारी चीजें देखी, तो हमें समझ आया कि ये एंशियंट टाइम से ही ये डुअलिज्म्स एग्जिस्ट करती हैं। और हमारे सब्जेक्ट में भी जब ये सब्जेक्ट मैटर बन रहा था तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट्स को पकड़ा, अलग अलग आइडियोलॉजी को पकड़ा। तो किसी ने फिजिकल ज्योग्राफी पे काम ज्यादा किया, किसी ने ह्यूमन ज्योग्राफी पे काम किया। राइट, तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट मैटर में भी ये डुअलिज्म का असर दिखता है। तो एरिस्टोटल, हेरोडोटस, हेकेटियस, ये सब फिजिकल ज्योग्राफर्स थे। वहीं पे आप स्ट्रैबो की बात करें, टॉलेमी की बात करें, ये मैथमेटिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं। फिर अरब स्कॉलर्स को देखिए तो अल मसूदी, बिरुनी, अल इद्रिसी, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो फिजिकल और ह्यूमन इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच ये इंटरेक्शन हमेशा से रहा। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि असर है डुअलिज्म का। भले ये शब्द नहीं आया था, ये शब्द आया 17वीं शताब्दी में। तो कहां से आया? तो 17th सेंचुरी में जर्मन स्कॉलर हुए बर्नार्ड वेरेनियस। अब वेरेनियस का जो काम है वो किसके काम के ऊपर था आधारित? तो आप देखेंगे एक जर्मन फिलोसोफर थे, बार्थलोमेव किकरमैन।
इनके फिलॉसफी के आधार पे इन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट मैटर जितने भी नॉलेज था जो कि यूरोप को पहुंच रहा था पूरी दुनिया से एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद, तो उसको उन्होंने दो भागों में बांटने की कोशिश की। तो उसमें उन्होंने एक किताब लिखी, ज्योग्राफिया जनरलिस, राइट, यानी जनरल ज्योग्राफी अगर साधारण वे में बोलूं, तो उसमें स्पेशल और जनरल में डिवाइड कर दिया। तो एक तरीके से डिवाइड यहां से क्रिएट हो जाता है। अब ज्योग्राफी यहां पे सब्जेक्ट तो था नहीं यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेकिंग है ये कि सब्जेक्ट बनेगा जब, तो भी आप ये डुअलिज्म आज भी अपने टेबल पे पड़े हुए सिलेबस में देख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए कि रेनेसा पीरियड के बाद मेथडोलॉजी डेवलप होने लग गए सारे साइंसेस के। तो अर्थ साइंसेस के भी डेवलप हुए, जियोलॉजी के, ज्योग्राफी के, सबके हुए। तो आप देखेंगे कि डुअलिज्म जो है एक तरीके से ज्योग्राफी में प्रेवलेंट है 17th 18th 19th सेंचुरी में। और इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं, यानी करीब 7 डिबेट हैं कि ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, ये पढ़ के क्या होगा और वो पढ़ के क्या होगा। तो दोनों एस्पेक्ट है, यानी जनरल और रीजनल ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल चला। फिर फिजिकल और ह्यूमन का आप देख सकते हैं, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का, इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक, क्वांटिटेटिव बिहेवियरल, इंडक्टिव डिडक्टिव, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म। ये इतने तरीके की डुअलिज्म्स आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी कोई चीज डिबेटेबल होती है, डिबेट होती है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कौन बेहतर है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिबेट से हमें न्यू नॉलेज क्रिएट होता है, न्यू नॉलेज मिलता है, राइट। तो डिबेट से इसका फायदा हुआ हमारे डिसिप्लिन को। हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन बहुत तेजी से ग्रो किया, बिकॉज बहुत सारे स्कॉलर्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेके आए। तो इसमें सबसे पहला आप देखिए सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी का डिबेट। तो इसमें कहा गया कि ज्योग्राफी को सिस्टमैटिक साइंस होना चाहिए, हर चीज को हमको सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए, सिस्टम्स अप्रोच की बात हम करते हैं, यानी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके एक टोटल वर्ल्ड सिस्टम बनता है। और वहीं पे दूसरे एस्पेक्ट में कहा गया कि नहीं, ज्योग्राफी जो है वो यूनिक है हर जगह की, अलग अलग रीजन्स की ज्योग्राफी अलग अलग है, तो हमको रीजनल में पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। इसी से आप देखेंगे इडियोग्राफिक और इंडक्टिव अप्रोच एंड नोमोथेटिक या डिडक्टिव अप्रोच ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें अब यहां देखिए। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के सबसे बड़े प्रोपाउंडर या स्कॉलर कौन हुए मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, राइट। इन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के ऊपर अपनी एक किताब लिखी कॉस्मोस नाम से, और इसमें उन्होंने हार्मोनियस यूनिटी ऑफ कॉस्मोस कहा। ये बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि डाइवर्स तो है लेकिन उसमें एक थ्रेड है, एक यूनिटी है, राइट। और कॉस्मोस में आप देखिए यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में इन्होंने अपना डिवाइड किया, और इसमें सारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम्बोल्ट। और उन्होंने फर्दर डिवीजन क्या किया? सिस्टमैटिक साइंस, हिस्टोरिकल साइंस, ज्योग्राफी और अर्थ साइंस, इस तरीके से अपनी किताब को उन्होंने बांटा है। अब बात करते हैं कि हम्बोल्ट के साथ एक और नाम आता है कार्ल रिटर का। तो रिटर ने क्या कहा? इन्होंने लोकल कंडीशंस की बात की, इन्होंने फिर रीजनल बात की, टोपोग्राफिकल, फॉर्मल, मटेरियल, ऐसे इन्होंने काम को डिवाइड किया और कहा कि किसी भी स्पेस को पढ़ने के लिए ये 3 तरीके हैं। और इन्होंने पर्पस ऑफ ज्योग्राफी को डिफाइन किया अपनी फेमस किताब अर्कुंड में, जिसका बेसिकली मतलब होता है ज्योग्राफी या अर्थ, राइट। और इसमें ये इंडक्टिव अप्रोच से बोलते हैं, बात करते हैं, और ये फाउंडेशन बनता है हमारे रीजनल ज्योग्राफी का, राइट। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। जब 19th सेंचुरी में डार्विन ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया थिंकिंग में, तो वहां से आप देखिए कि और भी स्कॉलर्स ने इसको कैसे काम किया। इसमें सबसे प्रोमिनेंट हुए रिचोफिन और रैटजेल। इन्होंने डार्विनिस्ट थ्योरी को लेके ज्योग्राफी में काम किया, और रिचोफिन ने ज्योग्राफी को हम्बोल्ट की तरह ही देखा, यानी सिस्टमैटिक वे में देखा। वहीं आपको फर्दर रैटजेल देखिए एंथ्रोपोजोग्राफी नाम की किताब लिखते हैं 1897 में, और इसमें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, राइट। तो रैटजेल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आप इंटर रिलेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमंस था, और दूसरा इंटर रिलेशंस आपस में ही विद इन ह्यूमंस था, राइट। इसके बाद हेटनर आए 1909 में, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी को फर्दर आगे बढ़ाया, जो कि रीजनल साइंस की तरह देख रहा था ज्योग्राफी को। ऐसे ही फ्रेंच ज्योग्राफर विडाल डी ला ब्लाश की बात करते हैं, जिन्होंने रीजनल यूनिट्स में डिवाइड करके करने को कहा, पेज का नाम लिया इन्होंने। ऐसे ही रेक्लूज थे, जिन्होंने कहा कि ला टेरा नाम की जो किताब लिखी, जो पूरी अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी की सिस्टमैटिक स्टडी पे फोकस किया। तो आप देख रहे होंगे एक स्कॉलर आ रहे हैं वो रीजनल पे फोकस कर रहे हैं, एक स्कॉलर आ रहे हैं वो सिस्टमैटिक पे फोकस कर रहे हैं। और फर्दर ये आप देखिए हार्टशोन और शेफर डिबेट भी हुआ। शेफर जर्मन थे, हार्टशोन अमेरिकन थे। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी में 1939 में एरियल डिफरेंशिएशन नाम की कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया,
जो कि कहता था कि हर एरिया एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको डिफरेंटली पढ़ना चाहिए, रीजनल यूनिट्स में डिवाइड करके ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी को पढ़ने का एक ही मेथड है कि पूरी दुनिया को आप रीजन्स में बांट दो और हर रीजन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग पढ़ो। बट इसको हार्टशॉनियन ऑर्थोडॉक्सी का नाम दिया शेफर ने कहा कि नहीं, जब तक आप इसको लॉ मेकिंग नहीं बनाएंगे, सिस्टमैटिक नहीं बनाएंगे, साइंटिफिक अप्रोच नहीं लाएंगे, तो ज्योग्राफी की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ज्योग्राफी को साइंस की तरह अगर आपको देना है तो आप जनरलाइजेशंस करिए। राइट, तो ये डिबेट चला। अब आते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट में। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स नेचुरल फोर्सेस को सुप्रीम मानते थे कि नेचर डिटरमाइन करता है, तो इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। वहीं कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, इंसान जो है वो अपनी पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है अगेंस्ट द एक्टिव फोर्स ऑफ नेचर। तो मैन एक्टिव हो सकता है, मैन को पैसिव नहीं रहना है जरूरी। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट आया। अब इसमें स्कॉलर्स को देखिए, जितने एंशियंट स्कॉलर हैं ज्यादातर आपको दिखेंगे वो नेचुरल सुप्रीमेसी में बिलीवर हैं। राइट, एरिस्टोटल, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, ये सारे के सारे। राइट, अब अल बिरुनी, मसूदी, बतानी, हॉकल, इद्रिसी, खालदून, इन सब ने कोरिलेट किया एनवायरनमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ। फर्दर सबसे बड़ा काम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जब आया, तो ये बहुत जोग्राफर्स को इन्फ्लुएंस किया। ये पूरा पूरा डिटर्मिनिस्ट आइडिया का प्रोपोनेंट हुआ। और रैत्ज़ल इससे इन्फ्लुएंस हुए, उनके स्टूडेंट सैंपल इससे इन्फ्लुएंस हुई, जिन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट ही दिया। राइट, अपनी इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट नाम की किताब में। जर्मन स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट अगर आप अलग से पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो इसका जो फेमस लाइन है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सर्फेस, यानी मैन कुछ नहीं है, वो मिट्टी से बना है, प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सर्फेस है, यानी दिस इज प्योर डिटर्मिनिस्टिक लाइन, इसी सैंपल का ये लाइन है। और अब इसी में पॉसिबिलिज्म में ठीक आप देखिए, लुशियन फेब्रे और विडाल डिला ब्लाश की जब बात करते हैं, तो ये पॉसिबिलिज्म लेके आते हैं फ्रेंच स्कूल में। कहते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, अब ये इंसान के ऊपर है कि वो अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी से, कल्चरल ग्रुप से कैसे वहां पे जाके काम करता है। तो इसको पॉसिबिलिस्टिक आइडिया कहते हैं, पॉसिबिलिज्म कहते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मैंने दे दी है, आप ई बुक लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, या आप वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशंस को अपने लिए रखिए, पढ़िए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन किसने दिया, नेचर इज नॉट मैंडेटरी बट परमिसिव। तो जॉन ब्रून्स का कॉन्सेप्ट है ये। विडाल डिला ब्लाश ने ये कहा कि नेचर सेट्स लिमिट्स एंड ऑफर्स पॉसिबिलिटीज। राइट, कल्चरल लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट जो है वो कार्लोस आर ने दिया, ये पॉसिबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट था अमेरिकन स्कूल में। तो ये सब चीजें हैं। अब इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक अप्रोच क्या है? तो इडियोग्राफी कम्स फ्रॉम इडियोस, मतलब अपना, प्राइवेट, पर्सनल, यूनिक। नोमोथेटिक है लॉ, यानी जनरलाइजेशन। तो इडियोग्राफिक अप्रोच में हर जगह को अपने अपने यूनिकनेस के हिसाब से पढ़ने की बात है। नोमोथेटिक में कहा जाता है कि नहीं, आप सिमिलैरिटीज ढूंढिए, अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन उसमें एक थ्रेड होगा जो इसको एक सिस्टम बनाएगा, और एक जनरलाइजेशन प्रिंसिपल आप बता सकते हैं, जिसको नोमोथेटिक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैंट, हेटनर, हार्टशोन, ये सारे के सारे इडियोग्राफिक साइंस वाले थे। हमबोल्ट, कार्लोसार, शेफर, ये सारे जनरल लॉ की बात करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि 1940s में थियरी जो है वो कैसे डिवाइड हो गया, चेंज हो गया। साइंटिफिक थियरीज कैसे बनने लगी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में? डिफ्यूजन मॉडल्स, लोकेशनल एनालिसिस, ग्रेविटी मॉडल, सोशल फिजिक्स, ये सारा का सारा बेसिकली नोमोथेटिक आइडिया पे था। मतलब आपको यूनिवर्सल लॉज बनाने की जरूरत है ज्योग्राफी में, लेकिन ज्योग्राफी में क्या यूनिवर्सल लॉज पूरी तरह बन सकता है? तो इसी के लिए ये डिबेट कंटिन्यू होता है और इस पे हम बात करते हैं। तो ज्योग्राफी के मेथडोलॉजी में आज के टाइम पे ये दो मेथडोलॉजी बहुत कॉमन है। अगर आप रिसर्चर बनेंगे, अगर आप यूजीसी नेट पढ़ेंगे, जेआरएफ लेंगे, पीएचडी करेंगे हम, तो आप रिसर्च में जब जाएंगे तो आपको देखना होगा कि आप कौन से अप्रोच से रिसर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज हैं। कोई इंडक्टिव अप्रोच से पहले क्या करता है, स्पेसिफिक लेवल ऑफ फोकस पे एक डेटा गैदर किया, फिर उसमें डेटा में पैटर्न्स को ढूंढता है एनालिसिस में, और फिर एक थियरी डेवलप करने की कोशिश करता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक हाइपोथेसिस लेते हैं, उसके आधार पर फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और फिर थियरी को बिल्ड करते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं दुनिया को, कैसे? तो डिडक्टिव अप्रोच आप देखेंगे बड़े फेमस हैं, जैसे शर्लॉक होम्स डिडक्शन का मास्टर कहा जाता है। अगर आप ये वेब सीरीज और ये सब देखते हैं तो आपको शर्लॉक होम्स के बारे में पता होगा। वो डिडक्शनिस्ट है। ज्यादातर जो ये जासूस होते हैं, स्पाइज होते हैं, या कई बार डिटेक्टिव्स होते हैं, ये डिडक्शन करते हैं। राइट, एक क्राइम सीन को देख के आपको एक बेसिक आइडिया देंगे कि ये हुआ होगा। इस तरीके से आप इंडक्टिव अप्रोच में देखिए कि एक सोशल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया हमने, डेटा कलेक्ट किया, उसको फिर हम फिनोमेना को एक थियरी में बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों अप्रोच ज्योग्राफी में आपको आज भी देखने को मिलता है। तो डुअलिज्म या डाइकोटोमी का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से लड़ाई खाली है।
मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं ये चीजें, और एक दूसरे के बिना ये डिफाइन भी आप नहीं कर पाएंगे। यानी वो जो यिन यांग का कॉन्सेप्ट है, राइट, तो ये ब्लैक और व्हाइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन दोनों अपने आप में अलग हैं। तो हमारे सब्जेक्ट मैटर में भी, आप हमारे सिलेबस को देखिए ज्योग्राफी में, उसमें भी ये डुअलिज्म का असर आपको आज देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज डू कमेंट, डू लाइक, और आजकल एक नया चीज आया है हाइप करने वाला, तो इस वीडियो को हाइप अगर हो सके तो कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, मैं आशा करता हूँ। और सारा लिंक मैंने कोर्सेज का, ई बुक्स का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एक्सप्लोर करिए, देखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बेस्ट विशेस।